ही का तमाम ये संबोधि माल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, और उन खबरों का आपके जीवन पर क्या असर रहेगा ये बताने के लिए, उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हर रोज की तरह हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। उससे पहले जरा ऑन द शो के जरिए आपको ये बताते हैं किन महत्वपूर्ण विषयों, किन महत्वपूर्ण बातों पर हम विस्तारपूर्वक बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले बताएंगे आपको कि शेयर म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत है। क्या बड़ी राहत है, सेबी की तरफ से क्या बदलाव हुआ है, इस पर हम करेंगे डिटेल में बातचीत। और महंगा हो सकता है हवाई सफर। हवाई सफर अगर आप करने वाले नियमित रूप से हैं तो आपको इस खबर पर ध्यान देना जरूरी है। चंदे को लेकर के चौंकाने वाला फैसला, क्या है वो फैसला, इस पर भी करेंगे डिटेल में बातचीत। फसलों पर कितनी भारी पड़ेगी गर्मी, जी हाँ, जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है फसलों को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, ये भी हमारी आज की चर्चा का विषय होगा। नई सरकार का महंगाई से स्वागत, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, नई सरकार किस तरीके से उससे निपट पाएगी कि नहीं निपट पाएगी, इस पर भी होगी बातचीत। और क्या एफडी पर बढ़ेगी टैक्स की छूट, इस पर भी करेंगे डिटेल में बातचीत। जिन निवेशकों ने अपने डीमैट या म्यूचुअल फंड खाते में नॉमिनी की डिटेल नहीं दी है, उनको सेबी की तरफ से राहत दी गई है। सेबी ने इस तरह के खातों को फ्रीज नहीं करने का फैसला किया है। पहले इस तरह की आशंका थी कि सेबी उन डीमैट या म्यूचुअल फंड फोलियो को फ्रीज करने का फैसला ले सकती है जिनमें नॉमिनी की डिटेल नहीं है। नॉमिनी की डिटेल भरने के लिए सेबी ने 30 जून तक की डेडलाइन भी तय की थी, लेकिन बाजार से जुड़े भागीदारों के साथ बात करके अब सेबी ने फैसला किया है कि इस तरह के खातों को फ्रीज नहीं किया जाएगा। सर, सेबी को ऐसा करना क्यों पड़ा? ये एक बड़ी दुविधा थी और बड़ी उलझन थी म्यूचुअल फंड निवेशकों और डिमैट खाता धारकों के पास। सेबी के पास तमाम शिकायतें पहुंच रही थी। आपको याद होगा हमने अपने अलग अलग कार्यक्रमों में भी इस पर चर्चा की थी कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने अकाउंट्स खोल रखे थे, डिमैट अकाउंट्स खोल रखे थे और उनमें नॉमिनेशन नहीं किया था, उसमें पेमेंट्स फ्रीज हो गए थे, अकाउंट्स फ्रीज हो गए थे। खासा विरोध था इस फैसले का और इसके खिलाफ शिकायतें थी। इसे देखते हुए सेबी ने इस फैसले को वापस ले लिया है। यानी जो मौजूदा डिमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर हैं, उनके पेमेंट्स नहीं रुकेंगे, उनके इन्वेस्टमेंट कहीं फ्रीज नहीं होंगे, उनके अकाउंट्स काम करते रहेंगे। जो विभिन्न एजेंसियां, उनसे कहा गया है कि जो भी जिनके भी पेमेंट्स विदहेल्ड हैं, रोके गए, उन्हें तत्काल प्रोसेस किया जाए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि जितने नए अकाउंट्स खुलने वाले हैं या जो नए इन्वेस्टर यूनिट होल्डर्स आने वाले हैं, उन्हें अब अनिवार्य रूप से नॉमिनेशन कराना पड़ेगा। उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। तो इसलिए यदि आप कोई नया अकाउंट खोल रहे हैं डीमैट का या म्यूचुअल फंड का तो ध्यान रखें कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से पूरा करें। लेकिन मौजूदा लोग जिनके पुराने अकाउंट्स थे, उन्हें ये बड़ी राहत मिली है। चलिए, तो उनके लिए बड़ी राहत की बात है। हवाई किराए के महंगा होने की अब आशंकाएं जताई जा रही हैं। एयरलाइन कंपनी आकाशा के सीईओ विनय दुबे ने एक निजी समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत में हवाई किराया दुनिया के कई देशों के मुकाबले बहुत कम है और किराया बढ़ाने की गुंजाइश ठीक ठाक है। उन्होंने ये भी कहा कि किराए में बढ़ोतरी के बावजूद ये आम आदमी की पहुंच में ही रहेंगे। सर, हवाई किराए में बढ़ोतरी की बड़ी वजह क्या लग रही है आपको? आम आदमी की तो खैर पहुंच में किराए नहीं है, क्योंकि आम आदमी के लिए तो हवाई यात्रा पिछले 2 साल में खासी महंगी हुई है, बल्कि मध्यवर्ग की पहुंच में भी नहीं है। लेकिन 2 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो भारत में हवाई किराए में बढ़ोतरी की दिशा में काम कर रहे हैं। एक तो कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी रहने से एटीएफ के प्राइस में कोई बड़ी कमी नहीं आई। थोड़ा बहुत कमी बेशी होती है, लेकिन विमानन कंपनियों की लागत में सबसे बड़ा हिस्सा एविएशन टरबाइन फ्यूल का है, जिसकी लागत ऊंची बनी हुई है और जिसमें तत्काल कोई कमी की संभावना नहीं। दूसरा, भारतीय बाजार से चूंकि 2 बड़ी एयरलाइंस विड्रॉ हो गई हैं, जेट और गो एयर, इसके बाद भारतीय बाजार फिलहाल कंपनियों का बाजार हो गया है, जिसमें उड़ान भरने वाले लोगों की, ग्राहकों की संख्या ज़्यादा है और वायु सेवाएं कम हैं, एयरक्राफ्ट भी कम है, एयरक्राफ्ट का अपना मेंटेनेंस भी है। तो इसलिए भी भारतीय बाजार में किराए अन्य बाजारों की तुलना में ऊंचे हैं या दिख रहे हैं। आकाशा के प्रमुख का ये कहना है कि अगर आप दुनिया के अन्य देशों की तुलना करें तो वहाँ से कई सेक्टर्स में किराए कम हैं, यानी किराए में बढ़ोतरी की संभावना प्रतिस्पर्धा के तौर पर भी है। लेकिन फिलहाल भारतीय बाजार में पर्याप्त क्षमताएं उपलब्ध नहीं हैं डोमेस्टिक एविएशन में, और ग्राहक ज़्यादा हैं, और इसलिए ये फैक्टर काम कर रहा है किराए बढ़ाने के लिए। जी, इधर कंपनियां डोनेशन में दिए गए पैसों को सीएसआर में दिखा करके टैक्स छूट ले सकेंगी। मुंबई और दिल्ली के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में ये फैसला सुनाया गया है। 2 अलग अलग मामलों में कंपनियों की तरफ से डोनेशन के पैसे को सीएसआर में दिखाकर टैक्स छूट मांगी गई थी।
लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने इस टैक्स छूट से इनकार कर दिया था। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनियों की डोनेशन को CSR का हिस्सा बताया है। सर, ITAT के इस फैसले के क्या मायने हैं और इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं? ये काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है, इसे समझना ज़रूरी है। दो अदालतें इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की, उन्होंने एक जैसा फैसला दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात का विरोध कर रहा था। आपको पता होगा कि इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत जो चंदा या दान आप देते हैं उसे इनकम टैक्स से छूट मिलती है, जबकि CSR के कानून इससे बिल्कुल अलग है। CSR कंपनियों के लिए कंपनी कानून के तहत रखी गई एक बाध्यता है, जिसके तहत उनको कम्युनिटी डेवलपमेंट के, अपने आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, सोसाइटी के लिए, समुदाय के लिए काम करने पर जो खर्च करना होता है उसमें उसे CSR प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इसके लिए उन्हें प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, अपने टर्नओवर का एक खास हिस्सा उसमें डालना होता है और इसलिए उनके CSR के अलग से रिटर्न्स फाइल होते हैं कंपनी कानून के तहत। लेकिन दो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने CSR फंड्स का इस्तेमाल चंदा देने में, डोनेशन देने में किया और ये इनकी टोटल इनकम करीब 26 करोड़ के आसपास अलाउंस के लिए मानी गई थी, जिस पर इन्होंने रियायत की मांग की थी। इन कंपनियों ने का कहना था कि चूंकि दोनों ही पर्पज़ एक जैसे हैं, चाहे वो भी समुदाय के कल्याण के लिए दिया गया और ये भी है, तो इसलिए इसमें इसे शामिल माना जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को अलग अलग मानता रहा है, लेकिन अब इस ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद CSR फंड्स का इस्तेमाल चंदे में किया जा सकेगा। ये फैसला आगे क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी अपील ऊपर की अदालत में करेगा, ये देखना होगा। लेकिन इससे भारत में कंपनियों के डोनेशन और CSR के ढांचे में बड़ा फेरबदल हो सकता है। अभी तक कंपनियां जिन चीज़ों के लिए प्रोजेक्ट लाती थी उसके बजाय ये चंदे दे सकती हैं, चाहे वो किसी को दें या अपने ट्रस्ट को भी दें, और इसके बाद चंदों के मामले में या डोनेशन के मामले में नियमों में पर बड़े सवाल उठेंगे। इसलिए फैसला खासा महत्वपूर्ण है। बजट आने वाला है, वित्त विधेयक में शायद इस संदर्भ में कोई प्रावधान हो सकता है। इस बीच केंद्र सरकार विदेशी एयरलाइंस के उड़ानों का कोटा बढ़ाने की योजना बना रही है। सरकार के इस कदम से भारतीय शहरों और चुनिंदा विदेशी गंतव्यों के बीच हवाई यातायात में तेज उछाल आने वाला है। विदेशी उड़ानों के लिए कोटा बढ़ाए जाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। ये मांग एयरलाइंस के साथ साथ हवाई अड्डों की ओर से भी की गई थी। उद्योग के जानकारों ने बताया कि चुनाव से पहले इस बारे में उद्योग के साथ परामर्श शुरू हो गया था। सर, विदेशी उड़ानें ज़्यादा कोटा क्यों चाह रही हैं? भारत की एविएशन पॉलिसी एक दुविधा में है। सरकार ये चाहती है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय एविएशन का ट्रांजिट हब बनाया जाए, जो कि सिंगापुर और दुबई में है। उसकी तुलना में भारत में भी एक हब होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी उड़ानें भारत से होकर निकलती हैं। दूसरी तरफ दूसरी दुविधा यह है कि यदि इस तरीके के हब बनाने की व्यवस्था की जाएगी तो आपको विदेशी उड़ानों को, विदेशी वायु सेवाओं को भारत से उड़ान के कोटे में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ये मामला पिछले 2 साल से उलझा हुआ है। किसी भी बड़े देश को या उड़ानों के कोटे में बढ़ोतरी नहीं की गई है। सबसे बड़ा समझौता भारत का सऊदी अरब के साथ है 20,000 सीटों को लेकर। अब नई सरकार जब सत्ता में आई है तो उसके एजेंडे पर या उसकी मेज पर सबसे बड़ी फाइल ये होगी कि विदेशी उड़ानों के कोटे कैसे बढ़ाए जाएं, क्योंकि कंपनियां लगातार दबाव बना रही हैं। भारत में एक ही फुल सर्विस एयरलाइंस है, एयर इंडिया, जो पूरी दुनिया में उड़ान भरती है। इसके अलावा कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर्स में इंडिगो, विस्तारा जैसी वायु सेवाएं भी उड़ान भरती हैं। लेकिन जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय सर्किट्स हैं उनमें भारत के यात्रियों की निर्भरता या भारतीय बाजार की निर्भरता विदेशी एयरलाइंस पर है। इसमें भी एक और दिलचस्प पहलू यह है कि भारतीय बाजार पर सबसे ज़्यादा निगाहें अब मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस की हैं। कतर, अमीरात और सऊदी अरब एयरलाइंस भारत के विदेशी यात्रियों को भारत से बाहर यात्रा कराने में सबसे बड़ा हिस्सा रखती हैं। ज़्यादातर यात्री इनके नेटवर्क से ही जाते हैं। यूरोप की एयरलाइंस और अमेरिका की एयरलाइंस फिलहाल अभी उतनी सक्रिय नहीं है। अब क्या भारत अपने बाजार को अरब की एयरलाइंस के लिए खोलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा वो लेंगी इसमें, और भारत के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिन हवाई अड्डों से उड़ानें भरी जानी हैं, उन हवाई अड्डों पर क्या अब और ज़्यादा विदेशी उड़ानों को आने की अनुमति दी जाएगी? हाँ, एक और पहलू ध्यान रखना ज़रूरी है। भारत के जो प्रमुख हवाई अड्डे जिनको निजी कंपनियों ने विकसित किया है, वो भी इस बात के लिए दबाव बना रही हैं कि उनके हवाई अड्डे खाली पड़े हुए हैं, टर्मिनल्स खाली पड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ज़्यादा से ज़्यादा आने की इजाज़त दी जाए ताकि उन टर्मिनल्स का इस्तेमाल हो सके और उन्हें किराया मिल सके। तो बजट तक या बजट के बाद भारत की एविएशन पॉलिसी में ये एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा, और ये देखना होगा कि क्या सरकार विदेशी एयरलाइंस को ज़्यादा कोटा देने की कोशिश करेगी, और ऐसा होता है तो भारत में आपको विदेशी एयरलाइंस की आवाजाही में बढ़ोतरी दिखाई देगी। जी। इस बीच मई के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड निवेश आया है। म्यूचुअल फंड संगठन एम्फी के आंकड़े बताते हैं कि मई के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड 34,697 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जो कि अप्रैल में आए निवेश के मुकाबले 83% ज़्यादा है।
और ये आपको बता दें कि अब तक का एक महीने में आया हुआ सबसे ज़्यादा निवेश है। मई के दौरान म्यूचुअल फंड SIP निवेश ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है और SIP के जरिए 20,904 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। देश के म्यूचुअल फंड्स का AUM अब बढ़ करके 58.91 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सर, क्या ये वही पैसा है, वही वजह है जिसकी वजह से भारतीय बाजार तमाम दबावों के बावजूद टूट नहीं रहे हैं? 58 लाख करोड़ रुपए का AUM भारत के म्यूचुअल फंड्स का है। भारत सरकार के बजट से ज़्यादा, अगर आप केंद्र सरकार के बजट का आकार देखें तो उससे ज़्यादा फंड भारत के म्यूचुअल फंड कंपनियां, करीब 52-55 म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, वो उसे मैनेज करती हैं। 6.5-7 करोड़ के आसपास यूनिक SIP होल्डर हैं। जो आंकड़ा हमारे सामने आया वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि अप्रैल और मई के महीनों में भारतीय शेयर बाजार में हमने तेज उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी वाइल्ड स्विंग्स देखे एक दिशा से दूसरी दिशा में। लेकिन जो छोटे निवेशक थे उनका भरोसा इस बाजार पर बना रहा और इसलिए अप्रैल की तुलना में अप्रैल में 18,917 करोड़ रुपए और मई में 34,697 करोड़ रुपए, लगभग 2 गुना इक्विटी इन्वेस्टमेंट आया है। और ये सही बात है विपुल जी कि यही वो पैसा है जिस वजह से शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों ने बाजार को खरीद रखा है, उसे बढ़ाया है, जबकि विदेशी निवेशक तो लगातार शॉर्ट किए हुए हैं। और इसलिए भारतीय बाजार में प्रतिदिन आने वाला जो पैसा है वो भारतीय निवेशकों की तरफ से आ रहा है, जिसकी 15 से 16,000 करोड़ रुपए, 17,000 करोड़ रुपए के निवेश लगातार हो रहे हैं। और इसलिए भारतीय स्टॉक मार्केट में तेजी बनी हुई है। यह भारतीय निवेशकों की ताकत है और इस वजह से इसका की बड़ी वजह यह भी है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी अपने प्रोडक्ट्स में, अपनी नई स्कीमों में भी बदलाव कर रही है और सेबी भी अब नए सिरे से म्यूचुअल फंड को बढ़ावा देने के नियमों पर काम कर रही है। आपने नई स्कीमों की बातचीत की सर। थीमेटिक फंड में हमने देखा कि काफ़ी हाल फिलहाल में बहुत लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। इस बार मई महीने में क्या ये वो इनोवेशन है जो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने एक दौर देखा भारत के म्यूचुअल फंड निवेश में, जबकि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश आता था, उनमें निवेश कायम है, बना हुआ है। लेकिन थीमेटिक फंड के साथ अब भारत का इन्वेस्टर थोड़ा इवॉल्व हो रहा है, थोड़ा समझदारी उसके अंदर आ रही है और वो अब खास क्षेत्रों पर दांव लगाना चाहता है। और जहां थीमेटिक फंड्स ने लॉन्च हुए और सक्सेसफुल हुए हैं, जो ताजा आंकड़ा बता रहा है वो पिछले अप्रैल के महीने में 5,166 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट थीमेटिक फंड्स को मिला था, जबकि मई में ये 19,213 करोड़ रुपए का निवेश थीमेटिक फंड्स में आया है। यानी बहुत सारे निवेशक जो अपने पुराने ढांचे में निवेश करते थे, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप चुनते थे या पैसिव फंड चुनते थे, इंडेक्स फंड, मोमेंटम फंड चुनते थे, उन्होंने अब खास थीम्स पर पैसा लगाना शुरू किया है। ये निवेशकों की बढ़ती समझदारी का सबूत या प्रमाण है। बिल्कुल। और इस बीच PM मोदी की अगुवाई वाली नई NDA सरकार कामकाज संभालने के बाद अब एक्शन मोड में आने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नई सरकार देश की सांख्यिकी प्रणाली में आमूलचूल बदलाव कर सकती है। इसमें एडिशनल सर्वे, डेटा लीक को ठीक करना, सर्वे जारी करने की फ्रीक्वेंसी में सुधार और कई आर्थिक संकेतकों की गणना पद्धति में बदलाव करना शामिल है। सांख्यिकी प्रणाली में व्यापक बदलाव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर, इस बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका असर क्या होगा? भारत के सांख्यिकी ढांचे में बदलाव काफी समय से प्रस्तावित हैं और इन बदलावों की अपनी राजनीति भी और इन बदलावों का अपना अर्थशास्त्र और इनकी जरूरत भी है। भारत में सरकार कुछ प्रमुख आंकड़े निर्धारित करती है, निकालती है, जिनके आधार पर बहुत सारी गणनाएं होती हैं, निवेश की, विदेशी निवेशकों की, शेयर बाजार की, और उन आंकड़ों की पारदर्शिता हमेशा से सवालों के घेरे में रही, संदिग्ध रही, चाहे सरकार कोई भी रही हो। इन आंकड़ों को में बदलाव की संभावनाएं हमेशा होती हैं और अब नए सिरे से इनकी तैयारी की जा रही है। तो हमें 3 प्रमुख आंकड़ा सेट पहले समझना जरूरी है। एक तो GDP का आंकड़ा जो पूरे साल में अलग अलग तिमाहियों में आता है, उसके बाद उसका एक एडवांस एस्टीमेट आता है और उसका रिवाइज एस्टीमेट आता है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो डिस्क्रिपेंसीज की है। हम अपनी पिछली चर्चाओं में बताते भी रहे हैं कि बहुत सारा GDP कायदे से नापा नहीं जा पाता और उसे डिस्क्रिपेंसी की, असंगतियों के खाते में डाल दिया जाता है, जिससे आपको GDP की वास्तविक तस्वीर नहीं मिलती। GDP आमतौर पर सरकार, चूंकि GDP का नंबर बढ़ाने से सरकार की छवि में, नैरेटिव में फायदा होता है, तो वो डिस्क्रिपेंसी GDP को बढ़ाने के काम आती है, जबकि वास्तविक GDP नहीं होता। इसके अलावा स्मॉल इंडस्ट्रीज और असंगठित क्षेत्र का GDP में सही रिफ्लेक्शन नहीं होता। यह शिकायत पुरानी है। क्या सरकार इसे बदलाव करेगी? इस बात के संकेत दिख रहे हैं कि GDP के ढांचे में बदलाव होगा, GDP के बेस ईयर में भी बदलाव की तैयारी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो IIP का है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, जो एक बड़ा आंकड़ा है जिसे हर महीने देखकर भारत में औद्योगिक उत्पादन के बारे में जानकारी मिलती है।
इसमें भी कुछ बदलाव होने ज़रूरी हैं क्योंकि भारत के औद्योगिक ढांचे की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। पुराने तरीके के उद्योग नहीं बचे हैं। उन्हें कैसे कैप्चर किया जाए, उनको कैसे रिफ्लेक्ट किया जाए। महंगाई के आंकड़ों को लेकर भी ऐसी ही चर्चा है कि उनमें बदलाव किया जाना चाहिए। लोगों के खपत के तौर तरीके बदल रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर पर ज़्यादा खर्च है, उसे महंगाई के आंकड़े में सही रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। तो ये तो उन बड़े मोटे आंकड़ों की बात हुई जो पूरे साल आते हैं। इसके बाद जो 5 साल में आने वाले आंकड़े हैं, 10 साल में आने वाले आंकड़े हैं, उसमें जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है, एनएसएसओ के सर्वेक्षण है, इन्हें भी बदलने की ज़रूरत है। ये चर्चा पिछली सरकार में भी थी, 2019 के बाद भी थी कि भारत की सांख्यिकीय प्रणाली का, भारत के आंकड़ा संग्रह प्रणाली के ढांचे को बदला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा लगता है फिर नए सिरे से सरकार शायद इस फाइल को खोलेगी और हम इसको करीब से इस पर नजर रखेंगे। तो ये उम्मीद करें कि जब क्योंकि अब तो जनगणना भी होनी है, उससे पहले ये काम काज पूरा हो जाएगा। जनगणना के आंकड़े एक दूसरा पहलू है, हालांकि उसका आर्थिक आंकड़ों से सीधा कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो गृह मंत्रालय की तरफ से आते हैं, लेकिन इन आंकड़ों की वो लो फ्रीक्वेंसी डेटा है, ये हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है। और अब क्या है कि विपुल जी, क्यों सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता संदेह में होती है? क्योंकि बहुत सारे पैरेलल आंकड़े भी बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे अगर आप आईपी के आंकड़े पर भरोसा ना करें तो पीएमआई के आंकड़े तो आते ही हैं जो आपको भारत में औद्योगिक ढांचे के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा कंजम्पशन के बहुत सारे और सर्वे हैं, कंपनियों के अपने रिजल्ट्स हैं जो ये बताते हैं, निजी एजेंसियों के अपने सर्वे आंकड़े हैं। इसलिए भी सरकार पर दबाव होता है कि उसके आंकड़ों पर गहरा पर सवाल ना उठे और इसलिए भी इनकी पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है। चलिए अब इसी के साथ रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। पर्यावरण में हो रहे बदलाव का असर भारत के कृषि उत्पादन पर पड़ सकता है। मौसम का आकलन करने वाली वैश्विक संस्था WMO ने कहा है कि ऐसी 80% संभावना है कि 2024 से 2028 के दौरान किसी एक वर्ष में वैश्विक स्तर पर औसत तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा हुआ तो भारत सहित दुनिया के कई देशों में सूखा और कई जगहों पर बाढ़ की आशंका बढ़ जाएगी। बीते कुछ वर्षों के दौरान भारत में बाढ़ और सूखे की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिस वजह से कृषि उत्पादन पर असर पड़ा है और इस वजह से आगे भी भारत का कृषि उत्पादन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे सकता है। सर, WMO की ये चेतावनी क्या दर्शा रही है? WMO की चेतावनी खासी गंभीर है और अगर आप भारतीय कृषि को केवल मानसून की बारिश के संदर्भ में देखते हैं तो अब ये देखना बंद करिए और वास्तविकताओं से, क्लाइमेट की वास्तविकताओं से आंखें मिलाइए। मानसून सामान्य हो, असामान्य रहो, भारत में जो टेम्परेचर बढ़ा है, औसत टेम्परेचर बढ़ा है, उसका असर फसलों पर पड़े बिना नहीं रहेगा। WMO ने इसे काफ़ी स्पष्ट रूप से अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर बताया है, जो आपके लिए जानना जरूरी है। WMO ने कहा है कि हीट वेव्स लगातार चलेंगी और बढ़ती रहेंगी। हम इस समय एक बड़ी हीट वेव का सामना कर रहे हैं उत्तर भारत के कई हिस्सों में, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में, और मानसून होते हुए भी, सामान्य बारिश होते हुए भी हीट वेव की कंडीशंस पे में कमी आने की संभावना नहीं है। तापमान वर्षा के बाद भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर की गर्मी में बड़ी बढ़ोतरी हो रही और ये माना जा रहा है कि इस वजह से भारत में गेहूं की उपज में 3% से ज़्यादा की कमी आ सकती है, 3% की कमी आ सकती है। गेहूं की महंगाई पर हम आगे चर्चा करेंगे और इस बार हमने देखा कि गेहूं की रबी की फसल के बावजूद गेहूं की महंगाई बनी हुई क्योंकि गेहूं के उत्पादन पर असर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, WMO ने अपने आकलन में कहा है कि समुद्री तापमान में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। एल नीनो आए या चला जाए पर समुद्री तापमान का बढ़ना जारी है और इसका बड़ा असर समुद्र के इकोसिस्टम पर, बादलों के निर्माण पर और मानसून जैसे जो मौसमी संचालन है इन पर दिखाई देगा। और तीसरी बात है कि ग्लेशियर्स का पिघलना और जो सी आइस है, जो समुद्री बर्फ है, उसके नुकसान के तौर पर सामने आएगा। भारत जैसे देशों पर मौसम के खराब असर का बड़ा सोशियो इकोनॉमिक, बड़ा सामाजिक आर्थिक इम्पैक्ट होता है जो हम बराबर देख रहे हैं। तो भारतीय कृषि को अब आने वाले 3-4 सालों में, 5 सालों में इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वो जो प्रकृति की जो नई मार आ रही है उससे वो कैसे निपटती है। और ये भी WMO की इस रिपोर्ट से आप अंदाज लगा सकते हैं कि खाद्य महंगाई भारत में तमाम फसलों के उत्पादन के बावजूद बनी रहेगी क्योंकि अब उस पर असर फसल के चक्र का नहीं, मौसम के चक्र का है। और खाद्य महंगाई में लगातार जो है हम हमारे अपनी कवरेज में आपको बताते रहे हैं और अभी फिलहाल इससे निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हिंद महासागर के बीच में बसे देश मॉरिशस ने अपने यहाँ कंपनियों से पर्यावरण बदलाव टैक्स वसूलने का फैसला लिया है।
कंपनियों से उनके मुनाफे पर 2% पर्यावरण बदलाव टैक्स वसूला जाएगा, जिसका इस्तेमाल मौसम में हो रहे बदलाव की मार से बचने के लिए चल रहे प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग में होगा। मॉरिशस द्वीप पर बसे देशों पर ग्लोबल वार्मिंग की सबसे ज़्यादा मार पड़ने का खतरा बना हुआ है। सर, मॉरिशस को ऐसा करना क्यों पड़ा? ये पहला देश है, समुद्री तटीय और द्वीपीय देश है, जिसने अपने यहाँ पर्यावरण की लेवी, इन्वायरमेंटल लेवी लगाना शुरू कर दिया है। एशिया के देशों में, यूरोप के देशों में इसकी चर्चा पहले से शुरू हो गई है। मॉरिशस की प्रमुख इनकम टूरिस्ट के कारण है और टूरिस्ट के आने के कारण वहाँ पर्यावरण संबंधी चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ती हैं। एक तो समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण मॉरिशस पर आर्थिक संकट का खतरा भी है और इसलिए मॉरिशस ने वहां अपनी यहाँ कंपनियों पर एक विशेष लेवी लगाने की घोषणा की है और ये पहला ऐसा देश होगा जो एक खास किस्म से पर्यावरण संरक्षण के लिए टैक्स लगाएगा और उस टैक्स का इस्तेमाल पर्यावरण को सुरक्षित रखने में करेगा। ऐसा लगता है कि इसके बाद कई और देश जो आसपास के हिंद महासागर के और आसपास के देश हैं वो भी इस प्रक्रिया का पालन करेंगे। दुनिया में पर्यावरण के नाम पर टैक्स लगने की शुरुआत अब हो रही है। बिल्कुल। और इस बीच सरकार और रिजर्व बैंक के लिए खाद्य महंगाई पहले से ही चुनौती बनी हुई है और आगे चल के ये चुनौती और ज़्यादा बढ़ने वाली है। बीते एक महीने के दौरान खाद्य तेल की कीमतों में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह गेहूं का भाव भी एक महीने में 6% से ज़्यादा बढ़ चुका है और आवक की कमी की वजह से प्याज भी पहले से महंगा हो गया है। इन सभी की वजह से खाद्य महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से रिटेल महंगाई के बढ़ने की भी आशंकाएं बनी हुई हैं। सर, अभी नई फसल आई है, तब भी गेहूं की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। गेहूं की कीमतों में तेजी बाजार में अंतर्धारणा के आधार पर है। सरकार को पर्याप्त गेहूं नहीं मिला, स्टॉक्स में कमी दिखाई दी। हमने बीच में बताया कि सरकार गेहूं के आयात की संभावनाएं भी तलाश रही थी और ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कीमतें ऊंची हैं। भारतीय बाजार में गेहूं की मांग आपूर्ति में बड़ा अंतर है। हालांकि गेहूं की पैदावार रबी में ठीक हुई है, पर बाजार में गेहूं पर्याप्त उपलब्ध नहीं है और सरकार का अनाज भंडार खासतौर से गेहूं का भंडार निर्धारित मानकों से कम है और इस फैक्टर ने, इस एक कारक ने भारत में गेहूं की महंगाई को स्थायी सा बना दिया है। पिछले एक साल से हम अनाज में और खासतौर से गेहूं की महंगाई देख रहे हैं। यहां से आगे जाते हुए खरीफ के मौसम तक गेहूं से बनने वाले उत्पाद, आटा और अन्य उत्पादों की कीमतों में रह रहकर बढ़ोतरी होती रहेगी और भारत की खाद्य महंगाई में भारत का अनाज उत्पादन, जिसमें भारत आत्मनिर्भर है बल्कि निर्यात कर रहा था, हाल फिलहाल में प्रतिबंध होने तक गेहूं और चावल का वही फैक्टर निर्यात बंद होने के बाद भी बाजार में आपूर्ति बढ़नी चाहिए थी, पर निर्यात बंद होने के बाद भी भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता भारत को खाद्य सुरक्षा नहीं दे पा रही, महंगाई से सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बल्कि आत्मनिर्भरता के बाद भी भारत में अनाज की महंगाई लगातार ऊंची बनी हुई है। लेकिन सर, खाने के तेल को क्या हो गया? वहाँ पे इतनी तेजी क्यों देखने को मिल रही है? खाद्य तेल में थोड़ा बदलाव ताजा है क्योंकि अभी तक एडिबल ऑयल के प्राइसेस में हमने इतना बड़ा उतार चढ़ाव नहीं देखा था, थोड़ा स्थिर थे। दो महत्वपूर्ण चीज़ें आई हैं। एक तो अर्जेंटीना से जो सोयाबीन का एक्सपोर्ट होता है, जो सप्लाईज आती हैं, उनमें कमी आई, उनमें गिरावट आई है क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राज़ील से आने वाली सप्लाईज रुकी हुई हैं, जिससे सोयाबीन के तेल की कीमतों में, सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। भारत करीब 3 मिलियन टन के आसपास सोयाबीन का आयात करता है और इस आयात में कमी के कारण खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी चीज़ ये कि जो मस्टर्ड है, जो सरसों की पैदावार थी, किसानों ने उसे अभी अन्य कीमतें बढ़ने की संभावनाओं के कारण बाजार में बेचना नहीं शुरू किया, यानी किसानों के पास वो मस्टर्ड होल्ड है और उस होल्ड होने के कारण, रुके होने के कारण खाद्य तेल की कीमतों में बढ़त दिखाई दे रही है। और ये पूरी महंगाई का जो एक फैक्टर अभी तक पीछे छूटा हुआ था, दूध महंगा था, अनाज महंगे थे, स्पाइसेस महंगे थे और सब्जियां महंगी थी, दालें महंगी थी, खाद्य तेल की महंगाई नहीं थी। अगर आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ताजे आंकड़े देखें, अब वो भी वापस लौटती दिख रही है। क्या यही वो महंगाई है जो कि ब्याज दरों को घटने से बार बार रोक रही है? रिजर्व बैंक के सामने कोई विकल्प नहीं। अगर आप रिजर्व बैंक की ताजी मौद्रिक नीति की समीक्षा पढ़ें, हालांकि उसमें बहुत सारी बातें इधर उधर से तरह से की गई, लेकिन ये रिजर्व बैंक ने इस बात को स्वीकार किया कि खाद्य महंगाई अपने आप में बड़ी चुनौती है। और देखिए, हर फसल के बाद भारत में एक बड़ी असंगति और ये बड़ी असंगति और बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत में हर सामान्य फसल के बाद महंगाई बढ़ती है। खरीफ के बाद भी हमने महंगाई बढ़ते देखी और रबी की फसल के बाद भी महंगाई बढ़ते हुए देखी। अब यहाँ से जब समर्थन मूल्य आएंगे तो वो महंगाई कम नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाएंगे, क्योंकि समर्थन मूल्य मौजूदा स्तर से ऊपर आएंगे, यानी बाजार में महंगाई की जो अंतर्धारणा है वो बढ़ती चली जाएगी। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दरें कम करना और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। नई सरकार का स्वागत दरअसल खाद्य महंगाई के साथ हुआ है, खाद्य महंगाई के नए दौर के साथ हुआ है। दूध की कीमतें तो तत्काल ही बढ़ चुकी हैं और इसके अलावा सर्विसेज की महंगाई में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। खासतौर पर मोबाइल टैरिफ बढ़ने का नंबर है। अगले कुछ ही हफ्तों में मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी हमारे सामने आएगी। जी। इस बीच लिक्विडिटी की कमी से जूझ रहे सरकारी बैंकों ने डिपॉजिट की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं।
स्टेट बैंक और दूसरे सरकारी बैंकों ने अपने सुझाव में टैक्स लाभ के लिए फिक्स डिपॉजिट पर लॉक इन पीरियड को 5 साल से घटा करके 3 साल करने का सुझाव दिया है। सरकारी बैंकों के सुझाव पर सरकार को आने वाले बजट में सरकार इस पर विचार कर सकती है। सर, ये बैंक किस तरह की डिमांड क्यों कर रहे हैं? बैंकों के आंकड़े को देखिए, उनके क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अलार्मिंग स्तर पर, चौंकाने वाले स्तर तक असंतुलित हो चुके हैं। बैंकों के पास से क्रेडिट की ग्रोथ रेट ज़्यादा है, यानी उन्हें ज़्यादा कर्ज देने की मांग करनी पड़ रही के लिए संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ रही है, जबकि उनकी डिपॉजिट की ग्रोथ रेट बिल्कुल टूटी हुई है और बल्कि रिकॉर्ड लो स्तर पर है। भारतीय बैंकों के पास अब डिपॉजिट्स नहीं है और उनकी जद्दोजहद यह है कि वो किस तरह से उपभोक्ताओं को या निवेशकों को, बचतकर्ताओं को इस बात के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें कि वो अपना पैसा बैंकों में रखें। हालांकि भारत में इस समय एफडी की रेट पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊंचाई पर है, 7% से ऊपर है, बल्कि कई बैंकों में 7.5% के आसपास है। इसके बाद भी बैंकों के डिपॉजिट्स गिर रहे हैं, क्योंकि या तो लोगों की कमाई में तेज कमी आई है और इसलिए उनके पास बचत के संसाधन नहीं है, और जिनके पास बचत के संसाधन है वो उसे बैंकों से निकालकर म्यूचुअल फंड और बाकी जगह लगा रहे हैं। और इसलिए हमने आपको अभी ताज़ा म्यूचुअल फंड का आंकड़ा दिखाया, जिसमें 58 लाख करोड़ का AUM है और एक महीने में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के जरिए 2 गुना होता जा रहा है। यानी वही बचते हैं जो बचतें बैंकों में रखी होती थी, वो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के जरिए पहुंच रही। अब ऐसी स्थिति में बैंकों के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि वो एफडी को और आकर्षक बनाएं, और इसलिए बैंकों की तरफ से सरकार से अनुरोध किया गया है कि 3 साल तक की एफडी को टैक्स फ्री किया जाए। भारत में एफडी में पर या बैंकों में जमा पर लगने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, जो कि एक बड़ा हिस्सा है भारत में टैक्सेशन का। सरकार की दुविधा ये होगी कि वो इस फैसले को कैसे ले, क्योंकि ऐसा करने के कारण फिर अन्य बचत स्कीमें हैं, उन पर भी उसे टैक्स की व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। हालांकि बैंक बेचैन हैं, उनको लगता है कि किसी तरह से ग्राहकों को, बचतकर्ताओं को प्रोत्साहन देकर उसमें रोका जा सके। ये प्रस्ताव इस बात को भी स्वीकार करता है कि ऊंची ब्याज दरों के बावजूद, एफडी पर अच्छी और ऊंची ब्याज दरों के बावजूद ग्राहक अभी भी, बैंक निवेशक या बैंक बचतकर्ता अभी भी बैंकों में पैसा रखने को तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में बैंकों के सामने ये विकल्प रहेगा, अगर एफडी में बढ़ोतरी नहीं हुई, टर्म डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी नहीं हुई, तो बैंकों के पास अब केवल यही विकल्प बचेगा कि वो महंगी कीमत पर बाजार से कर्ज लें, AT1 बॉन्ड्स जारी करें या फिर RBI से बारो करें। लिक्विडिटी का संकट बैंकों के लिए बड़ा संकट है इस समय। जी, इधर टेस्ला के CEO एलन मस्क ने कहा है कि आईफोन, आईपैड और मैक में अगर OpenAI के चैट GPT का इस्तेमाल होता है तो वो अपनी कंपनियों में इन उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाएंगे। सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए मस्क ने चेतावनी दी है। उनके बयान के बाद ये तमाम संकेत लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे कर्मचारी अब बहुत जल्द ऑफिस स्पेस में आईफोन, आईपैड और मैक का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सर, ये पूरा मामला है क्या सर? दिलचस्प मामला है। OpenAI से मस्क का झगड़ा खासा पुराना है, क्योंकि OpenAI के संस्थापकों में मैक्स थे, उसके बाद उन्होंने मस्क थे, उसके बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया था। OpenAI के प्रमुख सैम अल्टमैन पर बहुत सारे आरोप लगाए थे एलन मस्क ने, जो आपको पता होगा। एलन मस्क का कहना था कि OpenAI इसलिए बनाया गया था कि वो आम लोगों के हितों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक डेवलप करेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इधर एप्पल ने यह तैयारी की है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन में जो उसका वॉइस एक्टिवेटेड सर्च प्लेटफॉर्म है, जिसको सीरी कहा जाता है, उसे चैट GPT के साथ जोड़ेगा। यानी जब आप उससे कोई कमांड देंगे तो चैट GPT का इस्तेमाल करके, OpenAI के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आपको तमाम तरीके की सूचनाएं देगा। यानी यहाँ पहली बार मोबाइल कम्युनिकेशन में सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साथ होने जा रही है। मस्क इससे खासे नाराज हैं। मस्क का पुराना मामला भी OpenAI के साथ एक खराब रिश्ते भी हैं। मस्क का मानना यह है कि ये AI का गलत प्रयोग है और OS लेवल के ऊपर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर AI को लगाया जाता है तो ये लोगों की निजता का, प्राइवेसी का और AI की पारदर्शिता का बड़ा उल्लंघन है। उन्होंने इस बात की चेतावनी दी कि ऐसा हुआ तो अपने सारे कारोबार में जहाँ जहाँ उनकी कंपनियां हैं उसमें एप्पल के फ़ोन का इस्तेमाल रोक देंगे। मस्क, जैसा मैंने आपको बताया कि मस्क 2015 में OpenAI के फाउंडर थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उससे अपने को अलग कर लिया। अब मस्क अपनी कई अलग अलग कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। ये झगड़ा खासा दिलचस्प है और इसका असर हमें अमेरिका के शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। जी, चलिए कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट, झटपट में। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी BPCL एक नई ऑयल रिफाइनरी स्थापित करने की योजना बना रही है और इसके लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक BPCL की तरफ से रिफाइनरी के लिए आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में ज़मीन देखी जा रही है। रिफाइनरी की सालाना क्षमता 1.2 करोड़ टन तेल की होगी। फिलहाल BPCL की सालाना रिफाइनिंग क्षमता 3.6 करोड़ टन है।
पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने कर्मचारियों की छटनी की है। कंपनी ने एक बयान में ये दावा किया है कि वो कर्मचारियों के सुचारू रूप से स्थानांतरण के लिए उन्हें कहीं और भर्ती की सहायता उपलब्ध करा रही है। हालांकि बयान में कितने कर्मचारियों की छटनी की गई है, इसकी संख्या उजागर नहीं की गई है। जनवरी-मार्च 2024 की तिमाही में पेटीएम के कर्मचारियों की संख्या तिमाही आधार पर करीब 3,500 घट करके 36,521 रह गई। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने और अवांछित सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी फायरवॉल सिस्टम लगाना शुरू किया है। फायरवॉल के दायरे में फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे सभी पॉपुलर प्लेटफॉर्म आएंगे। फायरवॉल का काम प्रोपेगेंडा मटेरियल के सोर्स की पहचान करना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से डेटा की जांच करना और कंटेंट की विजिबिलिटी को सीमित करना है। सर, ये तमाम छोटी खबरें रही आपकी। लंबे समय के बाद भारत की कोई कंपनी नई रिफाइनरी लगाने जा रही है और बीपीसीएल की तरफ से एक बड़ी रिफाइनरी लगाने की बात की जा रही है। बीपीसीएल अपनी विस्तार योजनाओं पर करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए अगले 5 साल में खर्च करेगी। कोशिश ये भारत में एक नई रिफाइनरी परियोजना की शुरुआत होगी, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि बीपीसीएल ने भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही। आपको याद होगा 2015 में रत्नागिरी में रिफाइनरी की परियोजना पहले से ही प्रस्तावित है। भारत में लंबे समय से रिफाइनरीज नहीं लगी हैं क्योंकि माना जा रहा था कि रिफाइनिंग कैपेसिटीज पर्याप्त हैं, पर बीपीसीएल अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए नए रिफाइनिंग प्लांट को लगाने की तैयारी कर रही है। जी, तो सर, तमाम खबरों का विश्लेषण आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो मनी सेंट्रल को अब यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम